जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आप लोग अच्छे होइएगा। हम आपको बता देते हैं कि आधार को जो एग्जामिनेशन होता है, आप इस वीडियो को अगर पूरी तरह से देख लेते हैं तो आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि इसमें क्या होता है कि आधार का जो अध्याय 2 है, मतलब पार्ट 2 है। और पार्ट 2 में जो आपको पढ़ना है रजिस्ट्रार रजिस्ट्रार पढ़ना है, नामांकन एजेंसी पढ़ना है और नामांकन कर्मचारी पढ़ना है। तो ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है और इससे जो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा लगभग 16-17 नंबर, 15 प्लस नंबर पूछा जाता है। तो आपको हम बता देते हैं कि जैसे कि आपको 100 क्वेश्चन का सवाल रहेगा, 100 क्वेश्चन का सवाल रहेगा, जिसमें से आप 77 नंबर ला सकते हैं, 77 प्लस नंबर ला सकते हैं, या तो 61 से 76 के बीच में नंबर ला सकते हैं। तो ये दोनों अलग अलग कैसे है, तो ये आपको बता देते हैं। अगर ये आप करते तो आप सुपरवाइजर बन सकते हैं, ठीक है। और ये आप पास करते हैं तो आप ऑपरेटर बन सकते हैं। ऑपरेटर और सुपरवाइजर में दोनों अलग अलग होता है, और ये दोनों अलग अलग काम करता है। मतलब काम दोनों सेम ही कर सकता है, लेकिन कुछ जगह पे क्या होता है, सुपरवाइजर ही काम कर सकता है। तो ये हम आपको बता देते हैं। जैसे और अगर आप 60 मतलब 61 से नीचे लाते हैं, मतलब 60 नंबर लाते हैं, तो आप फेल हो जाइएगा। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, इसलिए आप जोर से मेहनत कीजिए। हम लिख के देते हैं कि आप पास हो जाइएगा 100% गारंटी के साथ। तो ये प्रश्न संख्या 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति या संस्था रजिस्ट्रार बनने के लिए पात्र है। तो देखिए, रजिस्ट्रार कौन बन सकता है। तो रजिस्ट्रार जो बनने के लिए उसके पास सभी कागजात डॉक्यूमेंट्स रेडी हो, उसके बाद सरकार उसको मतलब वेरीफाई करता है सही या गलत है, तो वो अच्छी होता है। तो इसी तरह क्या कर रहा है कि कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है। केंद्र सरकार के मंत्रालय या राज्य सरकार के अधीन कोई भी संस्था। तो ये आपको कथी कर रहा है, ये हम देख लेते हैं, इसको पेंडिंग रखते हैं। और उसके बाद कथी करे, भारत का कोई भी नागरिक, ये नहीं हो सकता, क्योंकि भारत का कोई भी नागरिक बन सकता है, लेकिन उसके लिए भारत सरकार या केंद्र सरकार अगर दे तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार उसके अधीन में जो होता है, वो कोई भी व्यक्ति जो व्यवसाय चलाता है, ये कभी नहीं हो सकता। तो आपका आंसर कौन सा होगा, केंद्र सरकार के मंत्रालय या राज्य सरकार के अधीन कोई भी संस्था, ठीक है, जो कि आपका ये आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग को 2 नंबर क्वेश्चन जो है, रजिस्ट्रार को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। तो इसमें क्या कर रहा है कि जमीन स्तर पर क्रियान्वयन, निगरानी और लेखा परीक्षा के जिम्मेदार ये होता है। क्या कि अगर आप रजिस्ट्रार जो भी रजिस्ट्रार होता है, वो जमीन स्तर पर जाके देखता है कि अगर आदमी सही है या गलत है, उसकी निगरानी करता है। दूसरा हमने कहा है कि अपनी वेबसाइट पर आधार नामांकन और अपडेट के बारे में पर्याप्त जानकारी प्रदर्शित करना। ये भी करना है, क्योंकि आधार नामांकन में कितना चार्ज कट रहा है, क्या नहीं कर रहा है, तो सभी चीज़ के बारे में जानकारी देना है रजिस्ट्रार को। इसके बाद कह रहा है सी नंबर में कह रहा है, नामांकन के दौरान एकत्रित की गई जानकारी का उपयोग आधार नामांकन या अद्यतन के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए करना है। तो ये आप नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। जो काम मतलब सरकार जो जिसके लिए ले रहा है, एकत्रित कर रहा है नामांकन, उसी उद्देश्य के लिए काम होता है। कि रजिस्ट्रार ये नहीं कर सकता कि वो डिटेल्स उठाकर किसी और को दे देती, ये गलत है। आवश्यकता पड़ने पर यूआईडीएआई को उसके कब्जे वाले परिसर तक उचित पहुंच की अनुमति दे। तो ये अभी आपका सही। तो सी नंबर जो होता है आपका गलत जवाब, इसमें गलत है, तो आपका जो आंसर होगा सी। तीसरा क्वेश्चन है, रजिस्ट्रार को आधार नामांकन अद्यतन के लिए में निर्देश आचार संहिता का हर समय पालन करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो कह रहा है कि रजिस्ट्रारों को आधार नामांकन या अद्यतन मतलब इन्वायरमेंट या अपडेट के लिए के में निर्दिष्ट आचार संहिता का हर समय पालन करना चाहिए। तो ये नंबर में कह रहा है आधार अधिनियम 2016 और आधार विनियम। उसके बाद कह रहा है GFR विनियम आई और 2 मतलब 1 और 2, तो ये गलत हो जाएगा। GFR नियम ये भी गलत है। उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो आपका जो आधार जो आप पढ़िएगा तो उसमें दिया हुआ आधार अधिनियम 2016 और आधार विनियम। तो आपका आंसर क्या होता है कि ये आपका ए नंबर आंसर हो जाएगा। अगला चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एजेंसी के आवेदनों का मूल्यांकन करने और पात्र एजेंसियों को नामांकन एजेंसी के रूप में सूचीबद्ध करने के लिए जिम्मेदार है। तो एक में करा है केंद्रीय मंत्रालय, रजिस्ट्रार और यूआईडीएआई।
तो देखिए केंद्रीय मंत्रालय जो होता है वो सिर्फ इसमें भागीदारी क्या करता है कि कोई भी क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, और उसका जो मेन काम करता है यूआईडीआई करता है, ठीक है। तो आप जो आधार का जो भी काम करता है यूआईडीएआई, ये संस्था है जो केंद्र सरकार से चलता है। तो ये जो करता है ये पूरा मेन रूप से ये करता है। तो कह रहा है कि एजेंसियों को आवेदनों को मूल्यांकन करने और पात्र एजेंसियों का नामांकन, तो एक चीज़ समझ लीजिए जो भी करेगा ये सब के सब कौन करेगा, यूआईडीआई। और यूआईडीआई के नीचे होता है रजिस्ट्रार होता है, रजिस्ट्रार होता है, तो ये दोनों मिलकर करता है। तो आपका आंसर सीधे आप समझ लीजिएगा, जैसे मूल्यांकन का आ गया आप पात्र एजेंसी का आ गया, तो आप रजिस्ट्रार और यूआईडीआई को टिक लगाइएगा, तो आपका बी नंबर सही होगा, बाकी ये गलत हो गया। आगे क्वेश्चन देखते हैं 5वां नंबर, रजिस्ट्रार को बुनियादी जिम्मेदारी क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि रजिस्ट्रार की बुनियादी जिम्मेदारियां क्या है। तो आधार विनियम 2016 और आधार विनियम का अनुपालन है, तो ये भी सही है कि रजिस्ट्रार को इसका अनुपालन करना है। नामांकन एजेंसी को नियुक्त करना, जुड़ाव करना और उसके कामकाज की निगरानी करना, ये भी सही है। रजिस्ट्रार का काम ये है यदि सूचित करे कि नामांकन करने वाली कोई भी एजेंसी और या उनके द्वारा नामांकन और अद्यतन कार्यों को संचालित करने के लिए नियुक्त या नियोजित व्यक्ति प्रमाणित हो, तो ये भी सही है, क्योंकि जब तक कोई भी आदमी प्रमाणित नहीं हो कि यही व्यक्ति करेगा, और उसका जो होता है जब उसमें विदाउट एग्जाम का आप जा नहीं सकते हैं, उसके लिए एक्टिवेशन आता है, तो वो सब अलग है। तो इसमें ये सब ये तीनों के तीनों आपका सही है, तो उसमें से आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर होगा, उपरोक्त सभी होगा। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6ठा नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति या संस्था नामांकन एजेंसी बनने के लिए पात्र है। तो इसमें ए नंबर कह रहा है कि रजिस्ट्रार या यूआईडीएआई द्वारा निर्दिष्ट नामांकन एजेंसी के लिए आरएफई में उल्लेखित शर्त को पूरा करने वाला कोई भी व्यक्ति। तो ये इसको हम पेंडिंग करके रखते हैं, क्योंकि यही आंसर सही बी में करा कोई भी व्यक्ति जो व्यवसाय चलाने में सक्षम हो, ये कभी नहीं हो सकता है। कोई भी प्रमाणित ऑपरेटर या पर्यवेक्षक ये नहीं कर सकता, क्योंकि प्रमाणित ऑपरेटर या पर्यवेक्षक वो काम जो करता है वो रजिस्ट्रार के नीचे करता है। कोई भी व्यक्ति जिसके पास आधार नामांकन या अद्यतन उपकरण हो, ये भी नहीं हो सकता। तो आपका आंसर कौन होगा, तो इसमें कह रहा है कि नामांकन एजेंसी बनने के लिए, तो एजेंसी बनने के लिए यूआईडीआई का जो गाइडलाइन करेगा वही बनेगा, तो ये नंबर आपका सही हो जाएगा। आगे है 7 नंबर, पर्यवेक्षक पद का लिए पात्र होने के लिए किसी व्यक्ति को निम्नलिखित में से मानदंड पूरे करने चाहिए। एक में कह रहा है 18 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए, तो एक में आपका सही है 18+ होना चाहिए। बी में 2 में कह रहा है कि 10+2 18 होना चाहिए, तो 2 में जो कह रहा है ये सही है, 12 पास होना चाहिए। उसके बाद 3 में जो कह रहा है आधार नंबर होना चाहिए, तो ये भी सही है आपका, 3 नंबर भी चाहिए सही है, आधार नंबर होना चाहिए। चौथा नंबर कह रहा है किसी परीक्षा में प्रमाण एजेंसी से पर्यवेक्षक प्रमाण पत्र मतलब सुपरवाइजर या ऑपरेटर प्रमाण प्राप्त किया गया होना चाहिए, तो चौथा नंबर भी आपका सही है। 5वां कह रहा है कंप्यूटर के मूल सिद्धांत में प्रमाण पत्र प्राप्त किया होना चाहिए, तो ये गलत है। 5वां नंबर आपका गलत है। अगर कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपको ना भी है फिर भी आप इसके लिए एलिजिबल है और आप इसमें काम कर सकते हैं। तो उत्तर जो दिया हुआ है 1 2 3 ये भी गलत है, क्योंकि इसमें अधूरा है। 1 2 3 सॉरी 1 3 4 ये भी गलत है। 1 2 3 4 ये हम लोग को सही है और ये गलत है। तो ये आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होता है कि 18+ इसमें जो पढ़ लीजिएगा, लेकिन देखिए इसमें क्या समझ लिया 18+ होना चाहिए, क्योंकि 18 साल से नीचे कभी आधार नहीं बना सकता है। 2 में कह रहा है कि 12 पास होना चाहिए, 10+2 होना चाहिए। 3 में कह रहा है कि आपका आधार नंबर होना चाहिए, विदाउट आधार नंबर के नहीं हो सकता, तो आधार नंबर भी होना चाहिए। 4 नंबर में कह रहा है कि आपका मतलब सुपरवाइजर या ऑपरेटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, सुपरवाइजर या ऑपरेटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो ये चारों के चारों सही है। 5वां नंबर गलत है, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तभी चलेगा। तो 1 2 3 और 4 ये सही है हम लोग को। आगे देखते हैं। ये सुपरवाइजर के रूप में अपनी भूमिका शुरू करने के लिए पहले एक व्यक्ति के पास निम्नलिखित में से कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए।
तो कह रहा है कि इसमें ए में कह रहा है कि कंप्यूटर शिक्षा में बुनियादी ज्ञान प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो ये इसमें ये आपका गलत है। कंप्यूटर में आप नहीं जानते तभी आपको इस लेवल आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। स्नातक होना चाहिए, तो ये भी गलत है। 10th+2 ही रहेगा तभी चलेगा। स्थानीय भाषा के कीबोर्ड और लिप्यांतरण से परिचित होना चाहिए, तो ये आपको स्थानीय भाषा आना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है आधार के मामले में। अगर स्थानीय भाषा आपको नहीं आता तो फिर आपको नहीं हो पाएगा। संबंधित क्षेत्र में एक प्रमुख व्यक्ति होना चाहिए, ये गलत बात है। तो आपको जो ये स्थानीय भाषा का नॉलेज होना चाहिए और लिप्यांतरण आना चाहिए, तो ये आपका सी नंबर सही है। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नामांकन केंद्र पर आधार क्लाइंट स्थापित और परीक्षा किए गए लैपटॉप या डेस्कटॉप को स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार होता है। तो इसमें क्या होता है कि कर के मतलब जो भी होता है लैपटॉप या डेस्कटॉप को कौन करेगा, तो ये जो करेगा ऑपरेटर करेगा, जो वहाँ पर ऑपरेट किया जाएगा रजिस्ट्रार के द्वारा, या सुपरवाइजर करेगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार होगा। तो प्राधिकरण ये गलत है, रजिस्ट्रार ये भी गलत है, ऑपरेटर या पर्यवेक्षक ये आपका सही है, और आईटी टेक्नीशियन ये गलत है आपका। तो आपका कौन नंबर होगा, सी नंबर सही होगा। ऐसे जैसे समझ जाइए, जैसे इसमें कह रहा है कि क्या कर रहा है, क्लाइंट स्थापित करने के परीक्षण किए गए लैपटॉप या डेस्कटॉप को कौन चलाएगा, इतना कौन चलाएगा, तो भाई चलाएगा तो ऑपरेटर चलाएगा ना, तो पर्यवेक्षक चलाएगा, मतलब सुपरवाइजर या तो ऑपरेटर चलाएगा। 10 नंबर कह रहा है कि पर्यवेक्षक को अपना ऑनबोर्डिंग फॉर्म आवश्यकता दस्तावेजों के साथ नामांकन एजेंसी को जमा करना होगा, जो बदले में सत्यापन के लिए संबंधित डॉट को फॉर्म जमा करती है। तो एक में कह रहा है प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय सत्यापन अधिकारी, तो ये सत्यापन अधिकारी तो नहीं होगा क्योंकि ये देगा इसको, ये गलत बात है। इसके बाद एक अन्य पर्यवेक्षक, ये भी नहीं होगा। रजिस्ट्रार कार्यालय ये भी नहीं होगा। तो कौन सा आंसर आपका सही होगा, तो प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय में आपको ऑनबोर्डिंग का फॉर्म दस्तावेज जमा करना पड़ेगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेटर या पर्यवेक्षक को नियुक्ति के दौरान निम्नलिखित में से किसे नामांकित उपयोगकर्ता माना जाता है। तो एक में करा एक उपयोगकर्ता जो अन्य निवासियों को परिचय कराता है जो कि POI और POA प्रस्तुत नहीं कर सकता है, तो ये तो भाई गलत है एकदम। अगर आपको नामांकन इनरोलमेंट करवाना है तो POI और POA लेकर आइएगा तभी आपका नामांकन हो पाएगा। ठीक है, तो ये नहीं है तो आपका नहीं हो पाएगा, ये पहला नंबर गलत है। वह उपयोगकर्ता जिसके आधार कार्ड प्राप्त करने के लिए नामांकन फॉर्म भरा है, तो ऐसा नहीं, आधार कार्ड प्राप्त करने के लिए नामांकन फॉर्म भरने से नहीं होता है, उसके लिए आपको POI और POA देना पड़ेगा, तो ये भी गलत है आपका। उसका कहता है वह उपयोगकर्ता जो आधार के लिए नामांकन कराने हेतु नामांकन केंद्र पर उपस्थित हुआ हो। तो उपस्थित होने से भी नहीं होता है जब तक आप कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दीजिएगा और सत्यापन नहीं होगा, तो ये भी गलत है आपको। ऑपरेटर या पर्यवेक्षक जिनका बायोमेट्रिक सत्यापन सफलतापूर्वक हो गया हो और नामांकन क्लाइंट संग्रहित हो, तो ये आपका चौथा नंबर सही है। वो जब तक आप आधार इनरोलमेंट करवाना है तो बायोमेट्रिक देना पड़ेगा, और बायोमेट्रिक कौन लेगा, तो ऑपरेटर या सुपरवाइजर लेगा, और सफलतापूर्वक नामांकन क्लाइंट को संग्रहित हो, मतलब सेव कर दिया गया। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है परिचयकर्ता आधारित नामांकन के मामले में निम्नलिखित में से कौन सी अतिरिक्त जानकारी एकत्रित की जाएगी। एक में कर परिचयकर्ता का हस्ताक्षर, 2 में कह रहा है परिचयकर्ता के अंगूठा का निशान, 3 में कह रहा है परिचयकर्ता का आधार नंबर। तो ये तीनों का तीनों क्या होता है, ये तीनों के तीनों विकल्प चाहिए तभी हो पाएगा। जैसे परिचयकर्ता का हस्ताक्षर भी लगेगा, इसका परिचयकर्ता का आपका अंगूठा का निशान भी लगेगा, और उसका आधार नंबर लगेगा। तो केवल एक ये गलत है, केवल 2 ये गलत है, द्वितीय और तृतीय ये भी गलत है, दिए गए सभी विकल्प सही है। 13 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। नामांकन केंद्र के प्रबंधन के हिस्से के रूप में एक पर्यवेक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। ए में कह रहा है आधार क्लाइंट पर प्रत्येक नामांकन का हस्ताक्षर करें। बी में कह रहा है देखिए आधार क्लाइंट का प्रत्येक नामांकन पर हस्ताक्षर करें, तो ये भी सही है, ये आपका सही है। आधार यह सुनिश्चित करने के लिए आधार सुविधा खोजें और उपयोग करें कि निवासियों ने पहले भी नामांकन नहीं कराया है, ये भी आपका बात सही है। यह सुनिश्चित करें कि ऑपरेटर प्रत्येक आधार नामांकन या अध्ययन के बाद बायोमेट्रिक पुष्टि करें, और क्योंकि लास्ट में जैसे होता है कि आधार कार्ड जब आप लास्ट में सबमिट करता है तो उस टाइम फिंगर लगता है, तो ये भी बात सही है। आपको तीनों की तीनों बात सही है, तो आप दिए गए विकल्प सभी विकल्प मारेंगे, डी आंसर आपका सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 में कह रहा है कि पर्यवेक्षक यह सुनिश्चित करता है कि नामांकन स्टेशन प्रत्येक ... में कम से कम एक बार सिंक्रोनाइज हो। तो इसका जो होता है हर एक 10 दिन, हर एक 15 दिन, हर एक 20 दिन, हर एक महीना। तो 10-10 दिन का, जैसे कि आप आधार जब क्लाइंट ऐप चलाइएगा तो हर एक 10 दिन का आपको रिपोर्ट, 1 से लेकर 10 दिन का भी रिपोर्ट देना पड़ेगा, और 10 दिन का ही रिपोर्ट बैक, 10 दिन का रिपोर्ट आप निकाल सकते हैं, 11वां दिन का नहीं निकाल सकते। जैसे कि 1 से लेकर 10 तक की रिपोर्ट मांगा तो 1 से लेकर 10 तक। उसी तरह क्या होता है, इसमें प्रत्येक 10 दिन पर आपको जो होता है सिग्न करना पड़ेगा। निम्नलिखित में से किस बात का ध्यान रखते हुए एक सुपरवाइजर को डेटा का बैकअप, सिंक और निर्यात सुनिश्चित करना चाहिए? एक में कह रहा है सभी नामांकन डेटा का दिन में 2 बार बाहरी हार्ड डिस्क में बैकअप लें। तो इसमें क्या होता है कि ये बात सही है कि मान के चलिए हम कुछ काम कर रहे हैं, एक मेरा सिस्टम खराब हो जाता है, तो उस स्थिति में जो भी डाटा रहता है, सभी के सभी डाटा मेरा नुकसान होता है, तो डाटा को बैकअप लेना अनिवार्य है। तो 1 नंबर मेरा सही है। 2 नंबर में कह रहा है सभी दैनिक नामांकन विवरण को अपने व्यक्तिगत ईमेल आईडी पर भेजें। ये गलत है। आप किसी भी तरह का, कोई भी आदमी का जो भी जानकारी है आप अपने यूज के लिए अपने ईमेल आईडी या अपने हार्ड डिस्क में इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, ये गलत बात है। तीसरा नंबर पर कह रहा है कि नामांकन स्टेशनों को कम से कम हर 10 दिन में एक बार सिंक करें, ये आपका सही है। चौथा नंबर कह रहा है कि निर्यात किए गए डेटा को रजिस्ट्रार बनाए रखें। तो ये बात भी सही है कि आप जब आपका सिस्टम रजिस्ट्रार रहेगा तभी आपको हो पाएगा। सभी डेटा को गूगल क्लाउड पर सहेज करें, मतलब सेव करें, ये बात आपका गलत है। तो आंसर आपका क्या हुआ, 1 हुआ, और 1 हुआ। 2 नंबर जो होता है ये भी आपका गलत है, व्यक्तिगत के लिए नहीं कर सकता। 3 में स्टेशन कम 10 दिन बाहर 10 दिन पर सिंक होना चाहिए, 3 नंबर से। और चौथा में निर्यात किए डाटा को रजिस्ट्रार बनाए रखे। तो आपका जो आंसर होगा 1, 3 और 4। आगे देखते हैं 16, प्रश्न नंबर 16। दिन के अंत में पर्यवेक्षक को ऑपरेटर को उसके द्वारा बनाए गए नामांकन पैकेट को समीक्षा करने की अनुमति देनी चाहिए। कथी कर रहा है, दिन के अंत में पर्यवेक्षक को ऑपरेटर को उसके द्वारा बनाए गए नामांकन पैकेट को समीक्षा करने की अनुमति देनी चाहिए। तो ये गलत है, ये आपका गलत है, ये नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऑपरेटर ही मेन काम करता है। ऑपरेटर के भेजना होगा तो वो किसको भेजेगा, तो वो रजिस्ट्रार को भेजेगा, नहीं कि पर्यवेक्षक को भेजेगा। 17 नंबर का, यदि दर्ज किए गए नामांकन डेटा में कोई त्रुटि पाई जाती है तो निम्नलिखित में से क्या किया जाना चाहिए? तो इसमें क्या कर रहा है कि विवरण सही ढंग से भरने के लिए विवेक का उपयोग करें। तो भाई गलत तो कर चुके हैं, तो ये भी आपका गलत हो गया। पर्यवेक्षक को सही डेटा की पहचान करने की आवश्यकता है, ये भी आप तो गलत। जैसे कथी कर रहा है, त्रुटि की पाई जाती है, तो ये गलत है आपका। निवासी को निर्धारित समय सीमा के भीतर नामांकन केंद्र पर आने के लिए सूचित करें। अगर मान के चलिए जो भी आपका गलत है तो सुधार करके आप उतने जो जितना आपका सीमित आती है उसके अंदर में आप आकर सही करवा सकते हैं। निवासी के घर जाकर सही जानकारी एकत्रित करें, ये आपको गलत है, उसके घर पे आप नहीं जाना है आपको। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दिन के अंत में समीक्षा के बाद पर्यवेक्षक को निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई करनी चाहिए? अपने उंगलियों के निशान लगाकर हस्ताक्षर करना है, अधिकारियों को मेल भेजें, ये भी गलत है, ये नहीं करना है उसको। उस दिन के लिए पंजीकृत निवासियों को ब्लॉक MS भेजें, ये भी गलत है। ऑपरेटर से अपना फिंगरप्रिंट देकर हस्ताक्षर करने को कहें, ये भी गलत है। तो इसमें क्या करेगा, अपने उंगलियों को निशान लगाकर हस्ताक्षर करना है उसको। तो ये कौन करेगा, पर्यवेक्षक करेगा। और क्या करेगा, दिन के अंत में करेगा, मतलब जो भी भर दिन में काम हो उसके लास्ट में जो भी हुआ नहीं हुआ उसके बारे में आप पर्यवेक्षक क्या करेगा, अपने उंगलियों का निशान देकर हस्ताक्षर कर देगा। चलिए आगे देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक पर्यवेक्षक नामांकन केंद्र में कार्यों को निगरानी और लेखा परीक्षा करता है। लेखा परीक्षा के प्राप्त प्रतिक्रिया पूरी टीम के लिए कौन सी सहायता होती है? तो 1 में कह रहा है कम प्रदर्शन करने वाले ऑपरेटर को हटा दें, तो ये गलत बात है। उन ऑपरेटरों के वेतन में कटौती करें जिनका प्रदर्शन मानक के रूप में नहीं होता है, तो ये भी गलत है। नामांकन प्रक्रियाओं और डेटा की गुणवत्ता में सुधार के क्षेत्रों की पहचान करें, और ये आपका इस पर डाउट है।
मामले को पदाधिकारियों के समक्ष बैठाएं। तो देखिए, अगर कोई गलत करता है तो उस मामले को क्या होता है कि नामांकन प्रक्रियाओं को डेटा की गुणवत्ता में सुधार के क्षेत्रों की पहचान करें, उसको पहचान करना है और उसको बताना है कि भाई गलत क्या है, सुधार क्या है और सुधार क्या करना है। ठीक है, तो 19 नंबर में आपका जो आंसर होगा सी नंबर होगा। 20 नंबर का रहा है कि ऑपरेटर पर्यवेक्षक कौन होता है। तो ऑपरेटर पर्यवेक्षक जो होता है वो क्या होता है कि नामांकन एजेंसियों द्वारा, वह व्यक्ति जो नामांकन एजेंसी के कार्यों जैसे सफाई, बिजली कनेक्शन आदि के संचालन करता है। भाई सफाई करने के लिए थोड़ी नहीं बैठा हुआ। प्राधिकरण प्राधिकरण और नामांकन एजेंसी के बीच मध्यस्थ ये भी नहीं है। नामांकन एजेंसी द्वारा नामांकन केंद्रों पर नामांकन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए नियुक्त व्यक्ति। तो आंसर कौन होगा आपका सही? सी नंबर सही होगा। आधार कार्ड के लिए नामांकन कराने हेतु नामांकन एजेंसी में आने वाले निवासी, ये भाई नहीं है। तो ऑपरेटर या पर्यवेक्षक मतलब सुपरवाइजर, ये आपका जो आंसर होगा ये होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑपरेटर या पर्यवेक्षक की भूमिका के लिए किसी व्यक्ति के लिए पात्रता या मानदंड निम्नलिखित में से कौन सा है। तो कथी कर रहा है कि व्यक्ति की आयु 18 से 21 वर्ष के बीच होना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। 18 प्लस हो रहता है तो वो एक अलग वाली बात है। व्यक्ति स्नातक होना चाहिए, ये भी गलत है। व्यक्ति को जावा में विशेष ज्ञान होना चाहिए, ये भी भाई जावा पाइथन इसमें क्या करने आगे, ये गलत है। व्यक्ति को परीक्षा एवं प्रमाणन एजेंसी से ऑपरेटर या पर्यवेक्षक प्रमाण पत्र प्राप्त होना चाहिए। तो डी नंबर आपका सही है। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसी व्यक्ति के आधार नामांकन या आदतन प्रपत्र की जांच करते समय ऑपरेटर पर्यवेक्षक के निम्नलिखित में से क्या सुनिश्चित करना चाहिए। तो इसमें कर रहा है, एक में कर रहा है निवासी को अंगूठा का निशान, ऑपरेटर के अंगूठा का निशान, सत्यापनकर्ता के हस्ताक्षर, इस पर परिचयकर्ता या हॉल ऑफ फेम के हस्ताक्षर। तो कथी का निवासी के आधार नामांकन या आदतन प्रपत्र जांच करते समय ऑपरेटर या पर्यवेक्षक को निम्नलिखित में से क्या सुनिश्चित करना चाहिए। तो सुनिश्चित जो उसमें करना है, जो फॉर्म होता है तो उस पर सब चीज मिलाकर यहाँ पे सुनिश्चित जो हस्ताक्षर जो होता है फॉर्म पे, वो हस्ताक्षर सुनिश्चित करता है, सत्यापनकर्ता का हस्ताक्षर। ठीक है, तो सी नंबर आपका सही होगा। इसमें करा ऑपरेटर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निवासी के बायोमेट्रिक और आइरिस को कैप्चर करते समय उसकी स्क्रीन बंद हो। तो क्या कर रहा है कि ये गलत बात है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आइरिस या बायोमेट्रिक कैप्चर हो तो स्क्रीन चालू रहना चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। तो ये आपका गलत है। अब कह रहा है कि ऑपरेटर को निवासी से दर्ज किए जा रहे डेटा को क्रॉस चेक करने के लिए कहना चाहिए और साइन ऑफ करने से पहले निवासी के साथ जनसांख्यिकीय डेटा को समीक्षा करना चाहिए। तो भाई इसमें क्या होता है कि लास्ट में जब आप सेव करते हैं डाटा को, तो एक बार लास्ट में आप जो भी है नामांकन या अपडेट इन्वायरमेंट या अपडेट कराना है उसको एक बार लास्ट में चेक करवा देना है, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो ये बात सत्य है, तो ये आपका सही आंसर होगा, सत्य होगा। 25 नंबर का रहा है कि आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ता के मामले में जो भी CLC ऑपरेटर बनाना चाहता है उसकी न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए। तो 10वीं पास, 12वीं पास, स्नातक, डिप्लोमा। तो भाई जो आंगनबाड़ी के जो आशा कार्यकर्ता है तो उसमें क्या होता है 10वीं पास होना चाहिए। ठीक है, तो उसका जो आंसर होगा वो हम लोग को ए आंसर आएगा। ठीक है, अगर ऑपरेटर जो उसमें क्योंकि होता है 0 से 5 के बच्चा पढ़ने आता है, तो 0 से 5 के बच्चा को पढ़ाना रहता है या आधार कार्ड बनाना रहता है, तो उसमें जो ऑपरेटर जो नियुक्त होगा वो 10वीं पास भी रहेगा तो फिर भी चलेगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे ऑपरेटरों के ऑनबोर्डिंग को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार होता है। तो जो ऑपरेटर का जो ऑनबोर्डिंग होता है, ऑनबोर्डिंग वो जो कर सकता है तो कौन कर सकता है, तो UIDAI कर सकता है, UIDAI कर सकता है। इसको एक्सेप्ट करेगा तो हटा देगा। कोई अन्य संचालक, ये गलत है। UIDAI क्षेत्रीय कार्यालय, ये सही है आपका। पर्यवेक्षक ये गलत है, निवासी ये गलत है। तो ये आपका कौन सा होगा, बी नंबर आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किसका उपयोग बच्चे का नामांकन करने के लिए किया जाता है। तो बच्चे के नामांकन के लिए CLC
टैबलेट। तो बच्चे का 0 से जो 5 साल का जो बच्चा रहता है उसका नामांकन करने के लिए आप एक टैब आता है, टैब के द्वारा आप नामांकन करवा सकते हैं। तो टैब के माध्यम से नामांकन होता है। तो जो कि इसका जो नाम होता है CELC, तो उसका जो चाइल्ड डेवलपमेंट करके आता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, तो इसका जो होता है 0 से 5 तक के लिए नामांकन करता है। CLC क्लाइंट स्थापित किया हुआ कोई भी डेस्कटॉप कंप्यूटर, डेस्कटॉप से नहीं होगा भाई। CLC क्लाइंट स्थापित किया हुआ कोई भी लैपटॉप से नहीं होगा। नामांकन प्रपत्र ये भी नहीं होगा भाई। तो कौन सा होगा? ए नंबर आपका सही है। 28 में कह रहा है कि आधार क्लाइंट सॉफ्टवेयर में CLC ऑपरेटर को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से क्या किया जाता है? तो इसमें से क्या कह रहा है? ऑपरेटर के मूल पहचान पत्र ले जाएं। ये तो भाई मूल पहचान पत्र ले जाए क्या करेगा? ऑपरेटर के हस्ताक्षर ले, ये भी गलत है। ऑपरेटर के बायोमेट्रिक्स लेते, ये आपका सही है। बायोमेट्रिक फिंगर लेने के बाद ही आप उसको जोड़ सकते हैं, अन्यथा नहीं जोड़ सकते। ऑपरेटर के मूल योग्यताओं को प्रमाण पत्र के साथ ले जाइए। भाई ऑपरेटर का मूल प्रमाण पत्र ले जाकर क्या करेगा? तो उसका जो होगा बायोमेट्रिक लेगा। तो बायोमेट्रिक आपका सही है। 29 में कह रहा है कि सत्यापनकर्ता कौन होता है? सत्यापनकर्ता कौन होता है? तो इसमें कह रहा है वह व्यक्ति जो यह सत्यापित करता है कि दिए गए बायोमेट्रिक सही है या नहीं। तो जो ये करेगा UIDAI की टीम करेगा, तो ये आपका गलत है। निवासी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज और नामांकन आवेदन प्रपत्र का सत्यापन करने वाली व्यक्ति। तो जो भी अब उसके बाद इसको पेंडिंग रखते हैं। आगे देखते हुआ व्यक्ति जो यह सत्यापित करता है कि निवासी पहली बार नामांकन करा रहा है। तो ये भाई ये UIDAI की टीम जानता है और हम लोग नहीं जानते, तो ये गलत है। वह व्यक्ति जो सुनिश्चित करता है कि नामांकन से पहले निवासी हम कम से कम स्नातक हो, ये गलत बात है। कोई भी अनपढ़ आदमी भी जाकर नामांकन करवा सकता है। तो भाई जो सत्यापन करता कौन होता है? तो निवासी जो प्रस्तुत दस्तावेजों और नामांकन आवेदन का सत्यापन करने वाला व्यक्ति। आपका बी नंबर सही होगा। 30 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सत्यापनकर्ता की भूमिका के लिए सबसे उपयुक्त है? तो निजी स्कूल के शिक्षक। तो ये निजी स्कूल मतलब समझ रहे क्या होता है? प्राइवेट स्कूल। तो ये गलत बात है आपका। सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी। तो ये आपका सही है। जो भी सरकारी अधिकारी है वो आपको सत्यापन कर सकता है। जैसे कि एक फॉर्म आता है, उस फॉर्म पर नाम, डेट ऑफ बर्थ सब चीज़ भर के फोटो चिपका कर, और यहाँ पे उसका डिटेल्स आता है। जो भी सत्यापन करता है उसका डिटेल्स यहाँ पर डाल के वहाँ साइन डालकर और यहाँ फोटो पे फिर मोहर मार के देता है। तो ये आपका सत्यापन करता होता है। तो उसी के बारे में कह रहे हैं। तो कहते इसमें जो इसका जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्यापनकर्ता भूमिका के लिए उपयुक्त है? तो कोई भी सरकारी आदमी कर सकता है। सुशिक्षित गृहमान्य, ये आपका गलत है, ये आपका गलत है। तो कौन सा होगा? ये होगा। चलिए आगे देखते हैं। 31 नंबर, निवासी द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित दस्तावेजों में से कौन दस्तावेज पावर ऑफ ऑटर्नी POA के सत्यापन के लिए स्वक्रिय है? तो देखिए POA पूछ रहा है। तो POA का मतलब होता है प्रूफ ऑफ एड्रेस। प्रूफ ऑफ एड्रेस, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि मूल शैक्षणिक योग्यता दस्तावेज। तो ये आपका गलत है। राजपत्रित अधिकारियों द्वारा सत्यापित पैन कार्ड और फोटोकॉपी। तो पैन कार्ड जो होता है POI के अंतर्गत आता है। तो ये भी आपका गलत है। बिजली का बिल 3 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। तो ये आपका सही है। बिजली का बिल जो होता है 3 महीने से अधिक पहले वाला जो दे सकते हैं POA के रूप में दे सकते हैं। दिए गए सभी विकल्प ये गलत है आपका। तो आपका जो आंसर होगा C नंबर आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस स्थिति में सत्यापनकर्ता सत्यापन से इनकार कर सकता है? तो इसमें कहते कर यदि उससे पता चलता है कि किसी दस्तावेज में दी गई जानकारी संपादित की गई है। संपादित मतलब उसको इधर से उधर किया गया। यदि शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी जमा की गई है। तो जो उसमें लगता है कि दोनों के दोनों ओरिजिनल है। कुछ भी आप दे सकते हैं जो कि ओरिजिनल लगता है। यदि निवासी पते के प्रमाण के रूप में बिजली बिल का बिल प्रस्तुत करता हो, ये आपका गलत है। ये 1 और 2। तो जो आपका आंसर जो सही होगा वो 1 और 2 आपका आंसर हो गया।
अगर POI, तो POI के लिए निवासी का नाम और डॉट युक्त दस्तावेज की आवश्यकता होती है। मोबाइल नंबर ये गलत है, आवासीय पता ये भी गलत है, ईमेल पता ये भी गलत है, फोटोग्राफ तो POI जो होता है वो फोटोग्राफ के जो होता है नाम और फोटोग्राफ रहना चाहिए, तभी उसका वैलिड होता है। तो जैसे कि आवासीय हो गया आपका, आवासीय POI के अंतर्गत आ जाता है। बैंक पासबुक हो गया, बैंक पासबुक हो गया, देखिए उसमें भी फोटो लग रहा था, तो ये सब आपका इसके अंतर्गत आ जाता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कर रहा है कि 34 नंबर में कह रहा है कि एक निवासी आधार नामांकन के लिए आपके पास आया। सूचना के प्रमाण पत्र में निवासी का नाम चंद्र प्रसाद है, जबकि अधिकार पत्र में चंद्रशेखर है। ऐसे मामलों में क्या करेंगे? तो नामांकन नाम चंद्र प्रसाद के रूप में दर्ज कर देंगे, ये गलत है भाई। जो आपका नाम दस्तावेज में है, दस्तावेज में अगर मैच करेगा तभी उसको हमको स्वीकार करना, नहीं मैच करेगा तो नहीं करेंगे। नाम चंद्रशेखर के रूप में दर्ज करें, ये भी गलत है। नाम चंद्रशेखर प्रसाद के रूप में दर्ज करें, ये भी गलत है। आवेदन अस्वीकार कर देना है। जैसे देखिए कोई नामांकन करवाने आया तो POI में चंद्रशेखर है, ठीक है, चंद्र प्रसाद है, और POA में चंद्रशेखर प्रसाद है, तो दोनों में अलग अलग नाम है, तो इसको अस्वीकृत कर देंगे, बोलेंगे भाई सुधार करवा के लाइए, फिर इस पे काम होगा दोबारा से। 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि नामांकन करता प्रस्तुत दस्तावेज दिए गए दस्तावेजों प्रमाणों में एक ही नाम में भिन्नता हो तो आप क्या करेंगे? तो इसमें क्या हो रहा है कि शैक्षणिक योग्यता में दिए गए अनुसार में नाम दर्ज करेंगे, तो ये गलत है भाई, आप नहीं कर सकते हैं। निवासी का पूरा नाम दर्ज करेंगे, ये भी नहीं कर सकते। नाम कथी कह रहा है कि भाई भिन्न हो, मतलब अलग अलग हो, तो ये नहीं दर्ज करते। निवासी द्वारा सुझाव किए गए नाम को दर्ज करना, ये भी नहीं करना। इसमें कह रहा है कि पावर ऑफ अटॉर्नी दस्तावेज में दर्ज नाम दर्ज करें, तो ये आपको जो दर्ज कर देना है PO, पावर ऑफ अटॉर्नी में तो POA वाला जो होता है, पावर ऑफ अटॉर्नी जो नाम होता है POA, तो जो नाम रहेगा वो नाम यहाँ पे दर्ज कर देना है, ठीक है। प्रूफ ऑफ एड्रेस में जो नाम रहेगा वो दर्ज करना है आपको। 36 नंबर कह रहा है कि ऑपरेटर के रूप में अपनी भूमिका निभाने के लिए पहले निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? तो अपने कार्यालय के दौरान अपनी पढ़ाई पूरी करें और शिक्षा से संबंधित किसी भी अन्य गतिविधियों में शामिल नहीं हो, तो ये आपका गलत है। आप काम के दौरान काम ही करना है, नहीं कि आपका पढ़ाई करना है। बी में करा प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध आधार नामांकन अद्यतन संबंधी संपूर्ण प्रशिक्षण सामग्री पढ़ें और प्रमाण पत्र प्राप्त करें। तो ये पढ़ने के बाद आप प्रमाण पत्र प्राप्त करिएगा, तब आप इसके लिए ऑपरेटर या सुपरवाइजर के लिए भागीदार होइएगा। सी और जावा जैसे सॉफ्टवेयर की तकनीकों को प्रशिक्षण प्राप्त करें, ये गलत है आपका। दिए गए सभी विकल्प ये भी गलत है, तो आपका जो बी नंबर जो है वो आपको सही है। क्वेश्चन नंबर 37 का है, पर्यवेक्षक को यह सुनिश्चित करना होगा कि केंद्र में कार्यरत कर्मचारी निर्धारित शुल्क के अलावा कोई अतिरिक्त शुल्क धन न मांगे, तो ये भाई सही है। आपको कोई अदर शुल्क नहीं लेना है। जो शुल्क कट रहा है, पहले डेमोग्राफी अपडेट का 50 कट रहा था, तो उसमें 25 रुपया बढ़ा दिया, 75 रुपया कटता है। और अब बायोमेट्रिक अपडेट का इसमें से पहले 100 करता था, तो इसमें भी 25 रुपया बढ़ा दिया है, और इसमें तो जो चार्ज करता है 125 रुपया चार्ज करता है, ठीक है। आधार डाउनलोड करना है तो उसका 30 रुपया करता है। उसके बाद आपको जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो सिस्टम से करिएगा तो उसमें 50 रुपया करता है। सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों बैंक सहित के किसी भी सेवानिवृत्त अधिकारी को ... रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए और उन्हें सत्यापनकर्ता के रूप में तैनात करने की अनुमति दी जा सकती है। तो इसमें कथी कह रहा है कि सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों मतलब बैंक सहित किसी भी सेवानिवृत्त अधिकारियों को ... रैंक के नीचे नहीं होना चाहिए और इन्हें सत्यापनकर्ता के रूप में तैनात करने के लिए अनुमति दी जा सकती है। तो इसमें ए में कह रहा है कि समूह ए, समूह बी, समूह सी और समूह प्रबंधक, तो इसमें जो आंसर होगा समूह सी। क्वेश्चन नंबर 39 में निम्नलिखित में से कौन सी सूचना केवल अभिलेखा के लिए एकत्र की जाती है और इसका कोई भी सत्यापन नहीं किया जाएगा?
तो इसमें जो आंसर आएगा तो उसका पहले वयस्कों के मामले में माता पिता के बारे में जानकारी निम्नलिखित में से कौन सी सूचना केवल अभिलेखों के लिए एकत्र की जाती है। माता पिता की जानकारी। 2 में कह रहा है कि शैक्षणिक योग्यता से संबंधित जानकारी ये नहीं करना है। बच्चे के मामले में पते से संबंधित जानकारी ये भी नहीं करना है। बच्चे के मामले में माता पिता से संबंधित जानकारी ये नहीं करना है। वयस्कों के मामले में माता पिता के बारे में जानकारी, ये आपका आंसर होगा। कह रहा है परिवार के मुखिया और परिवार के सदस्यों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से क्या किया जाना चाहिए। तो कह रहा है मुखिया जो होता है वो HOF के अंतर्गत आता है, हेड ऑफ फैमिली, ठीक है। और परिवार के सदस्य से संबंधित स्थापना निम्नलिखित में से किस में करें। तो POR दस्तावेज का सत्यापन और परिवार के सदस्य का साक्षात्कार लिए, ये गलत है। DNA रिपोर्ट मांगे, ये भी गलत है। परिवार के पड़ोसी से पुष्टि करें, ये भी गलत है। जो आपका आंसर होगा POR, ठीक है। प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप, तो आपका परिवार का जो मुखिया है तो वो आप दे सकते हैं। इसमें कह रहा है परिवार के मुखिया को परिवार के सदस्य के नामांकन के समय हमेशा उसके साथ रहना चाहिए। तो हाँ, उसको जब परिवार के जो मुखिया है अगर बच्चा का कोई भी आदमी का नामांकन करवा रहा है तो उसके साथ ही रहना पड़ेगा, क्योंकि उसका बायोमेट्रिक उसका नाम और उसका आधार नंबर लगेगा, ठीक है। तो उसके साथ ही रहना पड़ेगा, ये आपका सत्य है। उसके बाद 42 में कह रहा है HOF 42 में कह रहा है HOF आधारित सत्यापन के मामले में नामांकन या आवेदन प्रपत्र में HOF विवरण सत्यापित करना अनिवार्य नहीं है। तो नहीं, आपको सत्यापित करना होगा कि HOF में जिसका नाम दे रहे वही आदमी है या गलत आदमी है, ठीक है। तो ये अनिवार्य नहीं है तो मतलब गलत है, जवाब गलत है। अनिवार्य होना है तो सत्य रहेगा, तो अनिवार्य नहीं है तो इसमें गलत होगा, क्योंकि HOF से अगर नामांकन हो रहा है तो HOF का रहना अनिवार्य है, सत्यापित करना पड़ेगा, इसका भी फिंगर लगेगा। क्वेश्चन नंबर है HOF आधारित नामांकन के मामले में रिश्ते के विवरण का उल्लेख करना आवश्यकता नहीं है। नहीं, रिश्ते का उल्लेख करना अनिवार्य है। इसमें जैसे आप नामांकन करिएगा तो उसमें आता है फादर, मदर, वो लीगल गार्जियन, तो आपको इसको सत्यापन करना पड़ेगा, तो ये भी आपका गलत है। आगे दे रहा है कि परिचयकर्ता आधारित नामांकन के मामले में अतिरिक्त जानकारी के रूप में केवल परिचयकर्ता का नाम आवश्यकता है, ये भी गलत है। परिचयकर्ता का आपको उसका नाम, आधार नंबर और एड्रेस, ये आपको तीनों चीज़ देना पड़ेगा, तो ये गलत है आपका। उसके बाद कह रहा है आधार कार्ड के लिए निवासी का पंजीकरण करते समय धर्म जाति का उल्लेख करना अनिवार्य है, ये भाई सरासर गलत है, कोई धर्म जाति का उल्लेख नहीं करना है। कह रहा है कि परिवार के मुखिया आधारित नामांकन के मामले में परिवार के मुखिया के आधार नंबर का सत्यापन उनके आधार पत्र के विरुद्ध किया जाना चाहिए। जो आधार पत्र, जो आपका आधार पर जिस देखिए इसमें क्या कर रहा है कि परिवार के मुखिया आधारित नामांकन के मामले में परिवार के मुखिया के आधार नंबर का सत्यापन आधार पत्र के विरुद्ध करना चाहिए। जो आधार पत्र पर जो आधार नंबर डाले, जैसे आधार नंबर जो भी डाले, नाम डाले, वो सही है कि नहीं है, वो आपको आधार के मुखिया का आधार कार्ड करना है, सत्यापन करना, तो ये सत्य है, आपका सही है। 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आवासीय पता नामांकन के लिए आवश्यकता एक अतिरिक्त जनसंख्यिकीय जानकारी है। तो कथी कर रहा है कि आवासीय पता मतलब जो आपका जो एड्रेस है, तो नामांकन के लिए आवश्यकता अतिरिक्त जनसंख्या जानकारी है, तो ये गलत है। नहीं, अतिरिक्त जनसंख्या जानकारी नहीं है जब तक आप कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देते हैं। डॉक्यूमेंट्स जैसे PO ये नहीं दे सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिचयकर्ता को हो सकता है। रजिस्ट्रार का कर्मचारी, परिवार का मुखिया नहीं हो सकता है, परिचयकर्ता नहीं हो सकता, कोई भी भारतीय नागरिक ये भी आपका नहीं हो सकता है, एक किसान ये भी नहीं हो सकता। तो कौन कर सकता था, रजिस्ट्रार का कर्मचारी ही कर सकता है, ठीक है, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। कह रहा है कि नाम एक जनसंख्यिकीय जानकारी है जिसे नामांकन के दौरान प्रदान करना आवश्यक है। तो नाम एक जनसंख्यिकीय जानकारी है जिसे नामांकन के दौरान प्रदान करना आवश्यक है, तो ये भाई एकदम सही है। नाम जो होता है जनसंख्यिकीय जानकारी, आपका जो भी नाम है वो नाम आप दीजिएगा तभी तो आपका नाम डला पाएगा। जैसे जो भी नाम है आपका नाम देने के बाद ही आपका आधार कार्ड बन पाएगा, तो ये आपका सही है। 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लिंग
मतलब जेंडर एक जनसांख्यिकीय जानकारी है जिसे नामांकन के दौरान प्रदान करना आवश्यकता है। तो भाई देना है आपको, जैसे जेंडर में आप आ जाते हैं मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर, तो ये आपको देना अनिवार्य है। मतलब जब आप इनरोलमेंट करवा रहे हैं तो इसको देना अनिवार्य है। तो आंसर आपका सही हो जाएगा। उसका 50 नंबर का ऑपरेटर को निवासी का मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से लेना चाहिए और उसे नामांकन फॉर्म में दर्ज करना चाहिए। तो ये ऑपरेटर का निवासी है, मतलब जैसे निवासी हो गया, अगर उसके पास मोबाइल नहीं है फिर भी आपको उसके विदाउट मोबाइल नंबर के ही आपको इनरोलमेंट नया इनरोल कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि मोबाइल नंबर होना चाहिए, मोबाइल नंबर न भी रहेगा फिर भी चलेगा, तो विदाउट नंबर का भी आप कर सकते हैं। तो ये आपका दर्ज करना चाहिए, तो ये गलत है, आपका असत्य बात है। आयकर ऑपरेटर को प्रतिदिन नामांकन की शुरुआत में जीपीएस निर्देशांक कैप्चर करना चाहिए। तो भाई जीपीएस लेना ही पड़ेगा, रोज का रोज आपको जीपीएस लेना पड़ेगा। जो भी जीपीएस का मतलब होगा लैटिट्यूड, एटीट्यूड और जो होता है ये, तो जब तक जीपीएस आप नहीं दी जाए कि हम इस लोकेशन में आधार कार्ड बना रहे हैं, तब तक आपका उस काम आप आगे कर ही नहीं सकते। तो ये सत्य बात है, ऑपरेटर को प्रतिदिन नामांकन की शुरुआत में जीपीएस लेना अनिवार्य है। 53 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे के अलावा नामांकन प्रक्रिया से गुजरने वाले सभी व्यक्तियों से निम्नलिखित में से कौन सी जनसांख्यिकीय जानकारी एकत्र की जाएगी। तो इसमें कह रहा है जैसे 5 साल से ऊपर है तो उसका नाम, मोबाइल नंबर, ऊंचाई, आंखों की रंग, ये गलत है भाई, ये सब नहीं करना है। नाम, लिंग, जन्म प्रमाण पत्र, माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र, ये भी नहीं करना है भाई। नाम, जन्म तिथि, लिंग, आवासीय पता, तो भाई और उसके बाद नाम, स्थान, ऊंचाई और ये गलत है आपका। तो आंसर कौन होगा? सी होगा। तो आपको जो नाम देना है, डीओ भी देना है, लिंग देना है और आवासीय पीओए मतलब प्रूफ ऑफ एड्रेस देना है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि एक निवासी भक्तियार राहुल शर्मा के नाम नामांकन के लिए आपसे संपर्क किया। सिस्टम में उनका नाम दर्ज करने के लिए सही तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? बी आर शर्मा, बी राहुल शर्मा, ये गलत है भाई, ये भी गलत है। बख्तियार राहुल शर्मा, ये आपका सही है। जी आर एम, ये भी गलत है आपका। जी आर एस, ये गलत है। तो आपका जो सही नाम है वही नाम दर्ज करना है, उसके अनुसार दर्ज नहीं करना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो आपका जो जैसे जैसे ये नाम दिया हुआ है वही नाम आपको अपने आधार इनरोलमेंट में दर्ज करना है। 55 का रहा, सुकुमार राजपाल ने आधार कार्ड बनवाने के लिए आपसे संपर्क किया। आपने पाया कि उनके स्नातक प्रमाण पत्र जो सूचना का प्रमाण पत्र के रूप में जमा किया गया है उसमें सुकुमार राजपाल लिखा है, जबकि बिजली बिल के रूप में जो जमा किया है उसमें राज सुकुमार पाल लिखा है। इस स्थिति में आधार नामांकन फॉर्म में क्या नाम दर्ज किया जाना चाहिए? तो ए में दिया हुआ आर ए पाल, ये गलत है आपको। राज सुकुमार पाल, ये भी गलत है। सुकुमार राजपाल, ये भी गलत है। निवासी द्वारा घोषित अनुसार, तो जो निवासी आपको घोषित करता है कि ये नाम दर्ज करना है तो आपको दर्ज कर देना है। चलिए आगे देखते हैं। लेकिन हाँ, इसमें जो देख लीजिएगा कि प्रमाण पत्र में, दोनों प्रमाण पत्र में नाम दिया हुआ रहना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 है, एक ऑपरेटर को अपने दिन की शुरू करने से पहले निम्नलिखित में से क्या सुनिश्चित करना चाहिए? एक में कह रहा है सिस्टम पर दिनांक और समय, वर्तमान दिनांक और समय होना चाहिए। जैसे डेट टाइम होता है, तो जैसे आज जिस डेट का चल रहा है उसी डेट का उसी टाइम का सिस्टम चलता रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि बैक डेट में सिस्टम काम करता हो, तो बैक डेट में सिस्टम नहीं करना है, जो करंट डेट है उसी डेट में आपको काम करना है, ठीक है। तो 1 नंबर आपका सही है। 2 नंबर में कह रहा है जीपीएस निर्देशांक कैप्चर करना है, तो जीपीएस भी आपको कैप्चर करना है, ये भी आपका सही है। तीसरा में कह रहा है क्षेत्र के सभी निवासियों को पंजीकरण के लिए आने हेतु एसएमएस भेजें, तो ये भाई आपको गलत बात है। आप जिसको इच्छा होगा वही इनरोलमेंट करवाएगा, जिसको इच्छा नहीं होगा वो नहीं करवाएगा। सुनिश्चित करें कि स्टेशन का लेआउट प्राधिकरण के निर्देशांक प्राधिकरण के दिशा निर्देशों के अनुसार है। तो इसमें ये आपको जो दिशा, मतलब जो जहाँ पर बैठ रहे वहाँ का जो भी निर्देश है उस निर्देश के अनुसार आप काम कर रहे हैं। तो आपका जो होगा कौन सही होगा? 1 नंबर सही होगा।
उसके बाद आपका सही होगा 2 नंबर सही होगा, क्योंकि जीपीएस आपको लेना है। तीसरा नंबर आपका गलत है, चौथा नंबर आपका सही है। तो 1, 3 ये आपका डी नंबर आपका आंसर सही है। आगे देखते हैं 57 नंबर। 57 नंबर का देखा, प्राधिकरण रजिस्ट्रारों को जनसांख्यिकीय जानकारी और बायोमेट्रिक जानकारी के अद्यतन के लिए निवासी से प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट राशि से अधिक शुल्क लेने के लिए अधिकृत कर सकता है। तो ये आपका सुविधा शुल्क ले सकता है, रजिस्ट्रार शुल्क ले सकता है, ये गलत है। पर्यवेक्षक शुल्क ले सकता है, ये भी गलत है। परिचयकर्ता शुल्क ले सकता है, ये नहीं ले सकता। जो सुविधा शुल्क है वो शुल्क ले सकता है। निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी को अपडेट करने के लिए किया जाता है? तो इसमें दिया हुआ क्लाइंट लाइट का अपडेट करें, क्लाइंट लाइट का अपडेट करें, ECMP, CLP, इसमें से कोई नहीं। तो ECMP का भी उपयोग नहीं कर सकते आप, क्लाइंट लाइट का अपडेट करें। तो जो आपका जो मोबाइल वाला जो भी एप्लीकेशन आपके मोबाइल में जो भी दिया रहता है, तो उसका जो नाम होता है क्लाइंट लाइट उसका नाम होता है, उसको अपडेट करिएगा। तो उसको अपडेट करने से आप दे सकते हैं। तो ये सोचते हैं कि इसको मिलता है, तो पोस्ट ऑफिस जो होता है छोटा जो गाँव देहात में पोस्ट ऑफिस होता है, उस पोस्टमैन को मिलता है क्लाइंट लाइट, जो मोबाइल में ही चलता है। ठीक है, जिसमें आप मोबाइल नंबर लिंक करना हो या ईमेल आईडी लिंक करना हो तो करवा सकते हैं आप उससे। उनसठ नंबर का है, प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार वर्ष की आयु प्राप्त करने के लिए बच्चे की बायोमेट्रिक जानकारी के अद्यतन करने की आवश्यकता होगी, जो बच्चे के लिए अनिवार्य अद्यतन है। तो क्या कर रहा है कि जब बच्चा 0 से लेकर 5 साल के बीच में आधार कार्ड बनता है, तो उसका जो अपडेट होता है वो 5 साल तक लिए आधार जो होता है 5 साल तक लिए वैलिड होता है। 5 साल के अलावा जैसे 5 साल 1 महीना हुआ तो ये आधार कार्ड वैलिड नहीं रहता जब तक इसका बायोमेट्रिक नहीं करवाते आप लोग। ठीक है, तो बायोमेट्रिक कराने के बाद फिर वो आधार कार्ड सही होता है। तो 2 वर्ष, 12 वर्ष, 5 वर्ष, 15 वर्ष, 10 वर्ष, 18 वर्ष, 4 वर्ष, 16 वर्ष। तो बी नंबर आपका सही होगा। 5 वर्ष और 15 वर्ष के अंदर में आपको उसको अपडेट कराना होता है। 60 नंबर में कह रहा है, नामांकन या अद्यतन प्रक्रिया के दौरान ऑपरेटर को निम्नलिखित में से कौन सुनिश्चित करना चाहिए? तो कह रहा है कि नामांकन या अद्यतन प्रपत्र डाउनलोड किया गया हो। ये भी बात सही है आपका, नामांकन प्रपत्र आप डाउनलोड करिएगा तभी होगा। सहायक दस्तावेज और हस्ताक्षरित पर्चियों अपलोड की जाए चाहिए। तो जो भी आपका POI, POA और अपडेट फॉर्म है, अपडेट या इनरोलमेंट फॉर्म है और रिसीविंग है, उसको क्या होता है कि साइन मोर करके अपलोड करना होता है। नामांकन के बाद सभी दस्तावेज निवासी को लौटा दिया जाए। ये भी बात सही है, आप जब नामांकन कर लेते हैं तो जो भी आप दस्तावेज लेते हैं सभी दस्तावेज को किसको दे देना है? जो आदमी नॉमिनेट करवा रहा है उसको दे देना है। दिए गए सभी विकल्प, तो ये आपका सही विकल्प सही है, डी नंबर आंसर सही है। आपका रहा CELC ऑपरेटर की मुख्य जिम्मेदारी क्या होती है? केवल नामांकन की जांच और फॉर्म को अपडेट करने के लिए, केवल नामांकन या अद्यतन के लिए। तो जो CLC जो होता है वो सिर्फ नामांकन कर सकता है और अद्यतन मतलब अपडेट कर सकता है, उसके अलावा उसका कोई काम नहीं होता है। 62 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किस ऑपरेटर का उपयोग जनसांख्यिकीय या बायोमेट्रिक विवरणों को अपडेट करने के लिए किया जाता है? तो बायोमेट्रिक अपडेट करने के लिए ECMP का उपयोग किया जाता है। जो भी आपको बायोमेट्रिक मतलब अपडेट करना है उसके लिए ECMP का उपयोग किया जाता है। अब UC आ गया, यूनिवर्सल क्लाइंट एरर, उससे भी कर सकते हैं, लेकिन आप ECMP आता है तो ECMP मार दीजिए। अगर या में रहेगा UC यूनिवर्सल क्लाइंट UC तो इसको भी टिक लगा दीजिए, दोनों एक साथ लगा दीजिएगा, मतलब एक साथ नहीं या करके रहेगा तो ECMP आपका बी नंबर आपका आंसर सही रहेगा। कह रहा है 63 नंबर में, एक CLC ऑपरेटर को निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए? तो इसमें दिया हुआ है सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी डिप्लोमा, सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी
में डिप्लोमा, ये गलत है। कंप्यूटर की मूल बातें की प्रमाण पत्र, ये गलत है। CLC ऑपरेटर प्रमाण पत्र, ये आपका सही है, क्योंकि जो चीज़ चला रहे हैं उसके लिए आपको उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए, तब चला सकते हैं। नामांकन संचालन प्रमाण पत्र, ये नहीं, गलत है। तो आपका कौन होगा, ये होगा। क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। अब कह रहा है परिचयकर्ता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कह रहा है, एक में कह रहा है कि परिचयकर्ता रजिस्ट्रार से जुड़े होंगे, तो ये भी बात सही है, जो परिचयकर्ता है वो रजिस्ट्रार से जुड़ा हुआ रहता है। 2 में कह रहा है परिचयकर्ता का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, तो ये भाई सही है, कोई भी क्राइम नहीं किया होना चाहिए। 3 में कह रहा है परिचयकर्ता परिचयकर्ता का मुखिया होना चाहिए, परिचयकर्ता परिवार का मुखिया होना चाहिए, तो ऐसा कोई बात नहीं है, परिचयकर्ता मुखिया नहीं होना चाहिए, गलत है आपका। चौथा में कह रहा है परिचयकर्ता का आयु 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए, तो ये चौथा नंबर आपका सही है, जो भी परिचयकर्ता है उसका 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए, ये सही है आपका। उसके बाद 5वां कह रहा है परिचयकर्ता केवल रजिस्ट्रार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले लोगों का ही परिचय करा सकते हैं, तो ये भी बात सही है, जो आपका रजिस्ट्रार है, जितना दूर आपका रजिस्ट्रार है उसके अधीन ही आप करवा सकते हैं। तो आपका एक सही है, 2 सही है, 3 गलत है, 4 सही है और 5 सही है, ठीक है। तो आपका जो आंसर कौन होगा, 1 2 4 5, बी नंबर आपका आंसर सही है। 65 नंबर का सत्यापनकर्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पीओए दस्तावेज में नाम पीओआई दस्तावेज में नाम से मेल खाता हो। तो पीओआई और पीओआई में दोनों में नाम सही रहना चाहिए, तभी आप कुछ कर सकते हैं, तो ये बात भी सत्य है। पीओए होता है प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, मतलब आपका नाम के लिए हो गया और एड्रेस के लिए हो गया। कह रहा है कि सेशन में कह रहा है केयर ऑफ फील्ड में किसका नाम दिया जाना चाहिए, बच्चे के नाम, ये गलत है। कोई भी व्यक्ति जिसका आयु 18 वर्ष से अधिक हो, ये भी गलत है। माता का नाम, ऐसा कोई बात नहीं है। परिवार का मुखिया, तो ये आपका सही है। अगर यहाँ पे कोई भी आदमी के परिवार का जो मुखिया होता है उसका नाम दे सकते हैं, और लेकिन जो परिवार का जो मुखिया होता है, जो HOF में या POR में जो फिंगर लगाएगा उसका नाम आप दे सकते हैं यहाँ पे। शासन कर बच्चे का नामांकन कराते समय निम्नलिखित में कौन सा अनिवार्य है। माता पिता का आधार नंबर, माता पिता की शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, ये गलत है। बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र पर राजपत्रित अधिकारी का हस्ताक्षर, ये भी गलत बात है। उसके बाद एक परिचयकर्ता से परिचय N, ये गलत है। आपका क्या होता है, माता पिता का आधार नंबर। 68 में करा निम्नलिखित में से कौन सा परिचयकर्ता अस्वीकृत कार्य है। तो क्वेश्चन में है किसी निवासी को आधार कार्ड बनाने में सहायता करना, ये गलत है, ऐसा नहीं कर सकता है। निवासी को आधार ऑपरेटर से परिचय कराना, ये भी गलत है। निवासी का पहचान और पते की पुष्टि करना, ये भी गलत है, परिचयकर्ता ये नहीं कर सकता है। निवासी को उसके पिता का रूप धारण करने में सहायता करना, ये आपका सही है। जैसे कि परिचयकर्ता क्या होता है कि पिता के रूप में आप उसका इन्वॉल्वमेंट करवा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता है कि निवासी का आधार कार्ड बनाने में सहायता करेगा, ये नहीं कर सकता है। निवासी को ऑपरेटर से परिचित नहीं करवा सकता है, मतलब ऑपरेटर से क्या परिचित करवाना, आप डायरेक्ट काम करवा सकते। निवासी को पहचान कर पुष्टि करना, ये भी गलत है। तो आपका कौन होगा, पिता बनने में सहायता करेगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में देखते हैं परिचयकर्ताओं को निवासी का नामांकन का समर्थन करने के लिए आधार क्लाइंट पर अपना बायोमेट्रिक प्रदान करना होगा। हाँ, तो जो परिचय करता रहेगा, जो आपका परिचय करता रहेगा POR, तो वो आपको फिंगर देना पड़ेगा, जिसको HOF के अंतर्गत में आपको जो उसका आधार नंबर लगेगा, ठीक है, तो उसको देना पड़ेगा। तो ये सही बात है, उसका बायोमेट्रिक प्रदान करना पड़ेगा। चलिए सत्य है। आगे हैं प्राधिकरण द्वारा समय समय पर ... नामांकन प्रक्रिया या सूचना के अद्यतन से संबंधित किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए अन्य सेवाओं प्रदाताओं को नियुक्ति का या संलग्न किया जा सकता है। तो इसमें क्या करा कि द्वारा समय समय पर ... नामांकन प्रक्रिया, तो करा बायोमेट्रिक समय समय पर बायोमेट्रिक निवासी पर, ये बायोमेट्रिक गलत हो जाएगा। लेखा परीक्षा एक, ये भी गलत है। पहचान प्रमाण, ये भी गलत है। निवासी पर
प्राधिकरण द्वारा समय समय पर निवासी नामांकन प्रक्रिया या सूचना के अद्यतन से संबंधित किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए अन्य सेवा प्रदाताओं को नियुक्त या संलग्न किया जा सकता है। तो आपका दोनों से होगा, निवासी होगा, बायोमेट्रिक नहीं होगा, समय समय पर लेखा परीक्षा नहीं, ये भी नहीं, और ये जो होगा डी नंबर होगा। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्राधिकरण डॉट 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 प्रदान करने करेगा जिसका उपयोग रजिस्ट्रार सूचीबद्ध नामांकन एजेंसी को CIEDR में शामिल कर सकता है। तो निवासी के विवरण का डेटाबेस, नामांकन EID पैनल में शामिल होने के लिए खुला अनुरोध, नामांकन एजेंसी कोड। तो CIEDR जो होता है नामांकन एजेंसी कोड होता है। जैसे सबका नामांकन एजेंसी कोड अलग अलग होता है, तो प्राधिकरण जो होता है नामांकन एजेंसी कोड प्रदान करेगा। जैसे कि 0657 हो गया, 0658 हो गया, 0659 हो गया। तो ये सब का अति होगा, ये सब कोड होता है जो कि नामांकन एजेंसी कोड देता है। ये सब का अलग अलग कोड होता है। जैसे इसका ये जो कोड हो गया केनरा बैंक का हो गया, तो ये भी केनरा का हो गया। उसके बाद ये आपको हो गया IOB का हो गया। तो सबका अलग अलग कोड आता है, तो कोड के अनुसार ये करता है। 72 नंबर क्वेश्चन कर रहा है नामांकन एजेंसी सेवा प्रदाताओं के लिए इन विनियमों की सूची अनुसूची भी में निर्दिष्ट डॉट 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 का हर समय पालन करेगी। नैतिकता, आचार संहिता, मान और DC निर्देश। तो आचार संहिता का पालन करेगा। नामांकन एजेंसी सेवा प्रदाताओं के लिए इन विनियमों की अनुसूची भी निर्दिष्ट आचार संहिता का पालन करता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो होता है, यदि पहचान गया परिचयकर्ता के रूप में काम करने के लिए तैयार है, तो उसे आधार नामांकन को सक्षम करने के उद्देश्य से परिचयकर्ता बनने के लिए डोरर करना होगा। अपने मूल पहचान पत्र जमा करना होगा, ये गलत है। निवासी के नामांकन फॉर्म पर हस्ताक्षर करना होगा, तो ये भी गलत है। लिखित सहमति दे, हाँ ये आपको देना होगा, लिखित सहमति देना पड़ेगा। दिए गए सभी विकल्प, ये आपका सभी विकल्प नहीं है, जो कि 2 के आपको ऐसे ही गलत है। लिखित सहमति देगा कि हाँ इसका हम पहचान करता हम बन रहे हैं, तो आपका ये सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग को रजिस्ट्रार फील्ड स्तर पर निष्पादन, निगरानी और लेखा परीक्षा के लिए जिम्मेदार होंगे। तो क्या होता है कि रजिस्ट्रार जो होता है फील्ड स्तर पर निष्पादन, निगरानी और लेखा परीक्षा के लिए जिम्मेदार होगा। तो ये बात सही है, लेखा परीक्षा के लिए रजिस्ट्रार जिम्मेदार होता है। उसके बाद रजिस्ट्रार नामांकन के दौरान एकत्रित की गई जानकारी का उपयोग CIEDR में जानकारी अपलोड करने के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं करेगा। ये बात गलत है। मतलब ये अपलोड करने के बाद आप मान के चले आप कोई क्राइम व्राइम करते हैं, तो उसके लिए आपको इस डाटा का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, तो ये गलत है, असत्य है। रजिस्ट्रारों को नामांकन एजेंसी द्वारा नामांकन कार्यों को तीसरे पक्ष को उप अनुबंधित करने की अनुमति है। तो इसका जो होता है रजिस्ट्रार नामांकन एजेंसी द्वारा नामांकन कार्यों को तीसरे पक्ष मतलब जो होता है जिस काम के लिए नहीं करो उस अदर काम के लिए उप अनुबंधित करने की अनुमति कभी नहीं है। ये गलत है, आपका असत्य है। सेवा प्रदाता डॉट डॉट के हितों की रक्षा के लिए सर्वोत्तम प्रयास करेंगे। तो सेवा प्रदाताओं के लिए जो भी जहाँ पे जैसे मान चलिए हम बैंक में गए, तो हम लोग को बैंक में कौन करेगा, तो बैंक का जो भी स्टाफ रहेगा वो रहने के लिए हम लोग को देगा। तो रजिस्ट्रार नहीं करेगा, पर्यवेक्षक नहीं करेगा, निवासी नहीं करेगा। तो सतहत्तर नंबर क्वेश्चन कहता है सेवा प्रदाताओं के हितों की रक्षा के लिए सर्वोत्तम प्रयास करेंगे। रजिस्ट्रार नहीं करेगा, पर्यवेक्षक नहीं करेगा, तो वहाँ कौन करेगा, निवासी करेगा। जैसे सेवा के लिए एजेंसी ये भी नहीं करेगा। आगे देखते हैं 78 में देखते हैं कि प्राधिकरण के माध्यम से नामांकन एजेंसी को सूचीबद्ध करेगा। तो इसमें कौन करेगा, तो ओपन
प्राधिकरण के माध्यम से नामांकन एजेंसियों को सूचीबद्ध करेगा। तो कौन करेगा? ओपन RFE प्रक्रिया करेगा, पर्यवेक्षक करेगा, ये नहीं करेगा, रजिस्ट्रार नहीं करेगा, URI नहीं करेगा। तो कौन करेगा? ये आपका करेगा। 79 में रजिस्ट्रार तीसरे पक्ष के माध्यम से फील्ड स्तर के जनशक्ति को किराए पर लेने की अनुमति दे सकते हैं। तो रजिस्ट्रार करा तीसरे पक्ष के माध्यम से फील्ड स्तर पर जनशक्ति को किराए पर लेने के लिए अनुमति दे सकते हैं। तो हाँ, दे सकते हैं, तीसरे पक्ष से दे सकते हैं। 80 में करा प्राधिकरण एक नामांकन एजेंसी को प्रदान करेगा जिसका उपयोग रजिस्ट्रार सूचीबद्ध नामांकन एजेंसी को में शामिल कर सकता है। तो कौन कर सकता है? तो नामांकन एजेंसी कोड प्रदान करने के लिए। तो नामांकन एजेंसी कोड जो प्रदान करता है वो हम लोग को CIDR ये करता है। तो इसमें जो होता है नामांकन जैसे एजेंसी कोड आ जाएगा आप लोग को। तो एजेंसी कोड जो भी करेगा वो कौन करेगा? CIDR, ये ध्यान में रखिएगा। इक्यासी में करें नामांकन एजेंसी नामांकन के दौरान एकत्रित जानकारी का उपयोग CIDR में जानकारी अपलोड करने के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए कर सकती है। तो नहीं, जो जिस काम के लिए अपलोड करी उस काम के लिए कर सकता है, तो किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं कर सकता है। 82 में करा कि सेवा प्रदाता नामांकन और अद्यतन डेटा के सत्यापित सुनिश्चित करने के लिए अपनी गतिविधियों में मेकर चेकर अवधारणा का पालन करेगा। तो जो उसमें होता है मेकर चेकर जो होता है वो जो उसमें जांच करता है, जैसे कि बहुत सारा जो डाटा लगता है उसको खुद से नहीं जांच होता, कंप्यूटराइज जांच होता है, फिर बाद में जो होता है और खुद से जांच होता है। तो उसके लिए ये बात सही है और उसका प्रयोग कर सकते हैं। सत्य रजिस्ट्रार की नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा डॉट के माध्यम से देश भर में निवासियों के नामांकन और अद्यतन के लिए की जाएगी और इसमें वे संस्थाएं शामिल हो सकती है जो कार्यक्रम के कार्यान्वयन के सामान्य क्रम में निवासियों के साथ बातचीत करती हो। तो ए में करा है कि CFC ई गवर्नमेंट सर्विस, CSC जो CSC होता है ई गवर्नमेंट सर्विस समझौता ज्ञापन और यह समझौता जमीन स्तर पर क्रियान्वयन ऑनलाइन मोड। तो ये जो भी करेगा समझौता या ज्ञापन या समझौता, तो ये आपको जो करता है, जैसे कि मान के चलिए हर चीज़ का टेंडर होता है, ठीक है, कितने दिन के लिए इतना टेंडर मिल रहा है। तो उसी तरह क्या होता है कि इसके माध्यम से रजिस्ट्रार अपना 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल ऐसे साल का टेंडर होता है सबका। आगे है डॉडर और क्षेत्र स्तर पर निष्पादन निगरानी और ऑडिट के रूप में जिम्मेदार होगा। सेवा प्रदान डॉडर क्षेत्र पर निष्पादन निगरानी और ऑडिट के रूप में जिम्मेदार होगा। सेवा प्रदान नामांकन एजेंसी रजिस्ट्रार पर्यवेक्षक, तो जो भी करेगा वो सब के सब रजिस्ट्रार करेगा। ठीक है, तो जो आपका आंसर जो होगा सी होगा। रजिस्ट्रार नामांकन के दौरान एकत्रित की गई जानकारी का उपयोग डॉट पर जानकारी अपलोड करने के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं करेगा। तो जो अभी जो हम जस्ट आपके बताए हैं क्या होता है CIDR, तो वो रजिस्ट्रार नामांकन कहाँ अपलोड करेगा, इसके अलावा कहीं अदर चीज़ के लिए उपयोग नहीं करेगा। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया हुआ है, आंसर वही है। प्राधिकरण एक डॉट प्रदान करेगा जिसका उपयोग रजिस्ट्रार CIDR में सूचीबद्ध नामांकन एजेंसी को शामिल कर सकता है। तो इसमें कथी कर रहा है, एक बार का पासवर्ड ये गलत है, विशिष्ट सत्यापन कोड ये भी गलत है, नामांकन एजेंसी कोड ये भी गलत है, पहचान संख्या जैसे कि आप मान के चलिए हम आधार कार्ड बनाते हैं तो हम लोग को क्या होता है कि 12 डिजिट का जो होता है आधार नंबर आता है। तो उससे हम लोग क्या होता है कि ये जो आधार नंबर आता है तो आधार कार्ड से जो आधार पत्र जो डाउनलोड करते हैं, तो डाउनलोड जब करते हैं तो उसमें हम लोग को डिटेल्स दिया रहता है। तो इस चीज़ को क्या करता है कि पहचान संख्या, आप लोग को जो आंसर होगा वो पहचान संख्या होगा, जो कि प्राधिकरण एक पहचान संख्या प्रदान करेगा जिसका उपयोग रजिस्ट्रार CIDR में सूचीबद्ध नामांकन एजेंसी में शामिल कर सकता है।
चलिए इसमें अब 87 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकरण की स्थापना से पहले प्राधिकरण द्वारा सूचीबद्ध नामांकन एजेंसी को अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा सूचीबद्ध माना जाएगा। तो ये दूसरा सा क्वेश्चन उटपटांग है, लेकिन इतना समझिएगा, जैसे प्राधिकरण आया, ठीक है, जैसे प्राधिकरण आ रहा है, सूचीबद्ध आ रहा है, प्राधिकरण आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ गया, मेन यहाँ पर नामांकन एजेंसी आ गया, तो आप लोग को जो आंसर आएगा वो नामांकन एजेंसी ही आएगा। तो जैसे नामांकन एजेंसी आएगा तो आप लोग जैसे मान के चलिए नामांकन एजेंसी आ रहा है, ठीक है, और कुछ आंसर में नामांकन एजेंसी दिया हुआ तो आप लोग नामांकन एजेंसी मार दीजिएगा, ज़्यादा कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आ रहा प्राधिकरण नामांकन एजेंसी को डॉट 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 प्रक्रिया के माध्यम से सूचीबद्ध करेगा। तो इसमें कथी कर रहा है कि केंद्रीय पहचान डेटा भंडार इसमें नहीं करेगा, नामांकन आईडी ये भी नहीं करेगा, पैनल में शामिल होने के लिए खुला अनुरोध, मतलब जो भी आपका ये सही होगा, क्योंकि मान के चलिए प्राधिकरण नामांकन एजेंसी को क्या कहते हैं, पैनल में आप शामिल हो सकते हैं और उसके लिए आप टेंडर भरिए, टेंडर में होगा तो आपका होगा। 89 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, 89 में करा अधिनियम के तहत की जा सकने वाली कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किसी सेवा प्रदाता या अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी नियम, प्रक्रिया, मानक, दिशा निर्देश या आदेश का उल्लेख करने पर ऐसी सेवा प्रदान करने की गतिविधियां डॉट 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 हो सकता है। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए चलिए हम गलत अगर कोई सेवा प्रदान करते हैं या गलत तरीका कोई चीज़ बताते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उस सेवा को तत्काल निलंबन कर सकता है। एग्जाम ना जनवरी में एग्जाम है। 90 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, प्राधिकरण डॉट 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 की नामांकन गतिविधियां का निगरानी करेगा। तो इसमें क्या होता है कि प्राधिकरण जो होता है किस किस का निगरानी करेगा, तो रजिस्ट्रार का करेगा, नामांकन एजेंसी और संचालक का करेगा, नामांकन से जुड़े पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारी का करेगा, दिए गए विकल्प में सभी का निगरानी कौन करेगा, प्राधिकरण करेगा। और इसमें कोई गलत करता है तो उसको तत्काल निलंबन कर दिया जाता है और फिर बाद में अगर चाहेगा तो ज्वाइनिंग करवा सकता है। उसको कहते हैं प्राधिकरण द्वारा समय समय पर डॉट 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 को निवासी नामांकन प्रक्रिया या सूचना अद्यतन से संबंधित किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए नियुक्त संग्रह किया जा सकता है। तो किसको किया जा सकता है, तो प्राधिकरण द्वारा समय समय पर, और परीक्षा और प्रमाणीकरण एजेंसी, ये गलत बात है भाई, परीक्षा और जो टेस्टिंग जो देता है वो करता है, ये नहीं करेगा। अन्य सेवा प्रदाता, हाँ ये कर सकता है कि अन्य सेवा प्रदाता कर सकता है, रजिस्ट्रार नहीं करता, CID ये भी नहीं कर सकता है। तो जो कौन करेगा, तो अन्य सेवा प्रदाता ये कर सकता है। उसके बाद कह रहा है 92 में कह रहा है कि रजिस्ट्रार प्राधिकरण को डॉलर के उद्देश्य से किसी भी बही खाते, अभिलेखा, दस्तावेज और कंप्यूटर डेटा को जांच करने के लिए अपने कब्जे वाले परिसर में उचित पहुंच की अनुमति देंगे। 92 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है रजिस्ट्रार प्राधिकरण को डॉट डॉट के उद्देश्य से किसी भी बही खाते, अभिलेख, दस्तावेज और कंप्यूटर डेटा की जांच करने के लिए अपने कब्जे वाले परिसर में उचित पहुंच की अनुमति देंगे। तो क्या करा, लेखांकन ये नहीं कर सकता, वित्तीय प्रशासन ये भी नहीं कर सकता है, लेखा परीक्षा ये भी नहीं कर सकता, अनुपालन। तो इसमें जो होता है कौन करेगा, तो इसमें जो करेगा लेखा परीक्षा करेगा, जो कि आपका ये आंसर सही रहेगा, क्योंकि लेखा परीक्षा जो होता है कि उसमें जो होता है प्राधिकरण वो खुद करता है। चैनल के रजिस्ट्रार अपनी वेबसाइट पर नामांकन और अद्यतन सेवाओं के बारे में पर्याप्त और उपयुक्त जानकारी प्रदर्शित करेंगे, जिसमें डॉट 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 के उल्लेखित के लिए उपलब्धित व्यक्तियों की सेवाओं संपर्क विवरण शामिल होते हैं। तो इसमें कहते NIR ये आपका गलत है, अधिकृत व्यक्ति, निवासी, ये निवासी के लिए करता है, पर्यवेक्षक ये नहीं कर सकता है। 94 में कर रहा है 94 में निम्नलिखित में से कौन कौन सी संस्था रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त के लिए पात्र है। तो इसमें क्या कर रहा है कि राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार, केंद्र मंत्रालय, विभाग, उनके अधीन एजेंसियां, ये भी सही है, केंद्र या राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और विनियमित संस्था जिनके राष्ट्रीय प्रतिभूति जमाकर्ता शामिल हो। तो भाई इसमें जो भी होता है, कोई भी कंपनी इसमें टेंडर डाल सकता है जो राज्य सरकार से जुड़ा या केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसका सरकारी संस्था जैसे बैंक हो गया, ये भी डाल सकता है। तो दिए गए सभी विकल्प, तो ये आपका जो आंसर होगा डी होगा, दिए गए सभी विकल्प। 95 क्वेश्चन करा नामांकन रजिस्ट्रार नामांकन एजेंसी द्वारा नामांकन कार्यों
के उप अनुबंधन की अनुमति डॉट 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 को नहीं देंगे। तो इसमें क्या होता है कि जैसे सदस्य सचिव रजिस्ट्रार नामांकन एजेंसी द्वारा नामांकन कार्यों को उप अनुबंध की अनुमति किसको नहीं देंगे? तो सदस्य सचिव को नहीं देंगे, तो तो सचिव इसको दे सकते हैं, सेवा प्रदाता को दे सकते हैं, तृतीय पक्ष को नहीं दे सकते। मतलब मान लीजिए तृतीय पक्ष जो होता है उसको नहीं दे, प्रेक्षकों को नहीं दे सकते। तो क्या होगा आपका ये। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। बाकी रहिए थर्ड पार्ट, तो आप लोग जल्द ही थर्ड पार्ट आ जाएगा और इसको आप 1 से 2 बार देखिएगा, आपको पूरी तरह से तैयारी हो जाएगा। बाकी हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।